नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो इस समय सर्वाधिक सुर्खियों में भी, खबरों के केंद्र में भी और घटनाक्रम में भी बिहार है, तो बिहार की ही बात करेंगे। 24 घंटे से भी कम समय बचा है। पहले दौर का नॉमिनेशन समाप्त हो जाएगा कल 5 बजे। लेकिन आप जरा दुर्योग देखिए, संयोग कहिए, या जो तौर तरीके रहते हैं उसके सापेक्ष देखिए, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, कांग्रेस और वामपंथियों के बीच में, कांग्रेस और मुकेश सहनी के बीच में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। कल सुबह 9-10 बजे से नॉमिनेशन जब शुरू होगा तो शाम को 5 बजे खत्म हो जाएगा और उसके बाद पहले चरण का नॉमिनेशन का जो पूरा प्रकरण है वो फुल स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अभी तक भी कांग्रेस को पता नहीं है कि वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे। आरजेडी को भी पता नहीं है कांग्रेस किस करवट बैठेगी। मुकेश सहनी आज 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उनको, तीनों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। पहले 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे। वहां पर भी धक्का मुक्की हुई है मौर्या होटल में, पटना में। कल रात पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों में आपस में ही मारपीट हो गई और कांग्रेस नेतृत्व और लालू यादव के परिवार के बीच में सीटों की संख्या को लेकर के और कौन सी सीटों पर कौन लड़ेगा इसको लेकर के अभी भी रस्साकसी चल रही है, अभी भी कंफ्यूजन है। जबकि एनडीए में सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है, सारी सीटों के कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, कुछ को छोड़ करके। वहां कोई कंफ्यूजन नहीं, वहां कोई तैयारी, वहां कोई किसी तरह का वो नहीं है। और योगी आदित्यनाथ तो सभाओं को संबोधित करने के लिए सहरसा और दानापुर पहुंच भी गए और 2 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित भी कर लिया। यानी एनडीए की तरफ से चुनाव प्रचार का श्री गणेश योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, थोड़ी देर में अभिषेक तिवारी जुड़ेंगे। तो पहले योगी जी के जो भाषण रहे हैं, उन्होंने जिन मुद्दों को छुआ है, जरा उसी पर चर्चा आरंभ करेंगे। सीधे जोड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब को। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। योगी आदित्यनाथ ने तो शुरुआत कर दी है साहब, और मैं उनका जो भाषण का अंश ढूंढ रहा था वो भी मुझे मिल गया है, सुन लेते हैं जी। पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे। लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो।
जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके, कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ ने तो दुखती रग पर हाथ रख दिया है वीरेंद्र जी। देखिए, अब जो योगी जी ने बोला है और जो अब तक एनडीए की तैयारी रही है और जिस तरीके से उन्होंने सीटों के बंटवारे में बाजी मारी है, तो अब तक का जो आज तक का जो निहितार्थ है, जो जो की टेकअवेज हैं, जो उसके इम्प्लाइड मीनिंग है, जो खुल के साफ नहीं कहे गए हैं, वो साफ साफ मीनिंग तो ये है कि जो बिहार की जो लड़ाई है, इट्स ए बैटल बिटवीन डाटा एंड डॉगमा। सरकार के पास, बीजेपी के पास, एनडीए के पास अपनी उपलब्धियों का जो है शानदार एक पूरा रिपोर्ट कार्ड है, एक डाटा है कि हमने क्या किया। वो चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, आवास हो, एलपीजी कनेक्शन हो, पीएम किसान सम्मान योजना हो, या निःशुल्क गेहूं चावल हो। और इनके पास केवल डॉगमा है और यानी जड़ विचार है जिसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। वोट चोरी हो गया, संविधान चोरी हो गया, चुनाव आयोग बिक गया, चुनाव आयोग खत्म हो गया। और इनमें कितना कंफ्यूजन है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल पिछले 18 दिन से वोट चोरी के मुद्दे पे शांत है। तो योगी जी का जो जो सबसे बड़ा जो आज का जो दूसरा संदेश था बिहार के लोगों को, मैं देख रहा था दानापुर के लोग बड़े हैरत से सुन रहे थे कि यूपी ने न केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनको वास्तविक अर्थों में जो योगी जी ने विधानसभा में कहा था मट्टी में मिला देंगे। उनकी जमीनें कब्जा हुई हैं और उनके एनकाउंटर हुए हैं, उनके उनके पूरा गैंग का पूरा इकोसिस्टम नष्ट किया गया है। उनकी जमीनों को सरकार ने वापस लेकर के गरीबों को मकान बना के दिया है। हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक अब सरकार के नाम आ गया है और सरकार वो जमीन जो है गरीबों में आवास बना के दे रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो बिहार के लोगों ने पहली बात आज अनुभव की, वो उन्होंने हमेशा जाति का जहर देखा है अब तक, वो चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। और जब बीजेपी को अगर सारे महाबली उसके खिलाफ जो खड़े हैं उनके पास उन सबके हाथ में जाति की तोपें हैं, तो बीजेपी जो है हाथ में कमल का फूल लेकर तो खड़ी नहीं हो सकती, उसे भी उन्हीं अस्त्रों का मुकाबला करना पड़ेगा। योगी जी ने साफ साफ कहा, ये कहते थे कि अयोध्या में मंदिर कभी नहीं बनेगा, अयोध्या में मंदिर बन गया और बिहार में भी माता जानकी का 900 करोड़ रुपए का मंदिर बन रहा है। योगी जी ने यह भी याद दिलाया कि यह बिहार भगवान बुद्ध और महावीर की भूमि है, यह और यही भूमि जो है लोकतंत्र की जननी है, मगध लोकतंत्र की जननी है। सबसे प्राचीन लोकतंत्र यही बिहार में जन्मा था। तो जब लोगों ने देखा तो सनातन संस्कृति के रिवाइवल की बात, सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण की बात लोगों ने पहली बार सुनी बिहार के। तो और सबसे ज्यादा ताली इस बात पे बजी, वहां के लोग जिन्होंने लालू यादव के जमाने में नौकरी पाने के लिए अपनी जमीन की रजिस्ट्री लालू यादव के नाम या उनके बेनामी जो उन्होंने बताए थे, जिनको अपनी जमीन खोनी पड़ती थी रेलवे में चपरासी और खलासी की नौकरी पाने के लिए, वो ये देख रहे थे कि यूपी में लाखों लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं, 8.5 साल हो गए, एक नियुक्ति में कभी आज तक विवाद नहीं हुआ। ये बिहार के लिए चमत्कार जैसा था। तो अपराधियों के खिलाफ सरकार इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती, बल्कि उनको कुचल सकती है। और मैं तो कहता हूं कि भारत के इतिहास में संगठित अपराध के खिलाफ यूपी जैसा कड़ा अभियान और यूपी जैसी कड़ी कैंपेन आज तक देश में कहीं हुई ही नहीं। और ये योगी जी के साथ प्रयागराज के विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र में अतीक अहमद था और इस अतीक अहमद की जमीन को हमने वापस कर जो है माफिया के कब्जे से छुड़ा करके गरीबों के लिए हमने मल्टी स्टोरी फ्लैट बनवा के दे दिए। तो ये सारी चीजें बिहार के लोगों के लिए एकदम जो है एक सपने जैसा था। इतनी कड़ी भाषा में किसी भी आज तक नेता ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ,
भ्रष्टाचार और अपराधियों के गठजोड़ के खिलाफ का जो राजनीति में जो हो गया था बिहार में, तो अभी भी उसकी स्थिति बहुत मजबूत है। जो शहाबुद्दीन माफिया था, जिसने जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या की थी, उसका बेटा भी जो है अब आरजेडी से चुनाव मैदान में, ओसामा। अब वो पता नहीं वो बिन लादेन लिखता है कि नहीं, लेकिन नाम उसका ओसामा है। तो ये सब जो बिहार में हो रहा है, तो आज योगी जी है सेट द बॉल रोलिंग। आज योगी जी ने ये बानगी दे दी है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और एनडीए कितनी मजबूती से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 6 नवंबर को सेकेंड फेज की पोलिंग है, यानी 4 तारीख की शाम को वहां प्रचार बंद हो जाएगा। तो आज से लेकर के 4 तारीख तक बीजेपी जो है का वर्चस्व रहने वाला है चुनाव प्रचार में। और एनडीए के पास ना तो कोई, ये जो महागठबंधन है आरजेडी कांग्रेस के पास ना तो कोई नारा है, यहां तक कि जो उनका नारा था, यानी वॉर क्राई, वोट चोरी, वही वो भूल गए। और अब तो बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को जय ओ बीरू की संज्ञा दी जा रही है। शोले में तो जय ओ बीरू एक दूसरे के जो है बहुत गहरे मित्र थे, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। यहाँ पे जय बीरू पे बातचीत ही बंद है। राहुल गांधी को जाना था पटना, तो उन्होंने केसी वेणुगोपाल को भेज दिया। तेजस्वी को दिल्ली आना था, तो उन्होंने संजय यादव को भेज दिया। अब बताइए, राहुल गांधी इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता, वो बात करेंगे संजय यादव से? संजय यादव कभी विधायक भी नहीं रहा, कभी सांसद भी नहीं रहा, कभी मंत्री भी नहीं रहा, और वो अब तक दुनिया के 150 देश घूम चुके हैं। राहुल गांधी छुट्टियां मनाने वो जाते हैं लंदन, यूरोप, अमेरिका, थाईलैंड, मलेशिया, और संजय यादव से बात करेंगे वो? तो जब इस स्तर का दोनों के बीच में संवाद है तेजस्वी यादव में और राहुल गांधी में, तो आप सोचिए गठबंधन की क्या स्थिति होगी धरातल पे। और बीजेपी के स्टार परफॉर्मर्स की सूची जारी हो गई है, 2 दर्जन के आसपास। पूरा कैंपेन प्लान पूरा तैयार हो गया है कि फर्स्ट फेज में कहां करना है, किस मुद्दों के साथ करना है। आज योगी जी ने यह भी खुलासा कर दिया कि क्या मुद्दे प्रभावी रहने वाले हैं बीजेपी के फायर पावर में, बीजेपी के सर्कस में क्या क्या तीर हैं, ये सब रहने वाला है। अभी अभी और राहुल गांधी और तेजस्वी, कल 3 बजे नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है पहले फेज के लिए, और अभी वो सीटों का बंटवारा तय नहीं कर पाए हैं। और आपने खुद ही बताया कि वो जो मुकेश साहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होनी थी और 3 बार टली और अंततः कैंसिल हो गई। तो इतनी अब जो है सेना एनडीए की सेना मोर्चे पे तैनात हो गई है, और उसने अपना जो है वॉर ड्रिल प्रारंभ कर दिया है, यानी कैंपेन प्रारंभ कर दिया है। और ये अभी केवल ये देख रहे हैं कि हमारे बूट कहाँ है, हमारी तलवार कहाँ है, हमारी ढाल कहाँ है। तो अब आप सोच लीजिए कि आने वाले दिनों में कैसा प्रचार होने वाला है, कैसी कैंपेन होने वाली है, चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। अगर आज तक की जो स्थिति है महागठबंधन में और एनडीए में, तो मुझको तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन कैंपेन है, ये पूरी तरीके से एक तरफा होने वाला है। देखिए, योगी जी ने जो कहा है कि इनको विकास नहीं चाहिए, बुर्का चाहिए, क्या ये दुखती रग पर हाथ नहीं रखा है? क्योंकि जो एसआईआर हुई है उसका इन्होंने विरोध किया, जमकर के विरोध किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए, और केवल इसलिए गए कि जो मृत हैं उनके भी नाम ना कटने पाए, जो शिफ्ट हो गए हैं उनके भी ना कटें, और जिनके 2 जगह नाम हैं वो भी मतदाता सूची में रहने चाहिए। और ममता बनर्जी तो अभी से विरोध कर रही है। ममता कह रही है कि मैं एसआईआर होने ही नहीं दूंगी। क्यों नहीं होने दोगे? और क्यों इस बात पर अड़े हुए हो, क्यों इस बात पर अड़े हुए हो कि साहब बुर्का उठा करके आपको पहचान नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? योगी जी ने यह भी कहा जब तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तब एयरपोर्ट पे पासपोर्ट दिखाएंगे। जो मैंने अभी आपसे कहा कि बैटल बिटवीन डाटा एंड डॉगमा, योगी जी ने एनडीए के कार्यकाल में यूपी हो, बिहार हो, पूरे देश में हो, जो पूरा विकास का ब्यौरा, विकास की रिपोर्ट कार्ड पेश की, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास केवल डॉगमा है, एक जड़ता है कि हम तो विकास की बात कर रहे हैं और ये जो है बुर्के की बात कर रहे हैं। वोटर जो भी मतदान केंद्र में पहुंचता है,
वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को अपनी आइडेंटिटी बतानी होती है। तो और ये किस आधार पे ये आप कह सकते हैं कि साहब हम चूंकि जो है हम इस मजहब के हैं, तो हम जो है अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। और अब जैसे आप ये उदाहरण लें कि एक बार दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया कि मुसलमानों के लिए बीमा हराम है। तो मैंने एक लखनऊ के एक बड़े उलेमा का मैंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद का दिमाग फिर गया है। क्या मुसलमान जो हज पे जाते हैं, बाई एयर जाते हैं, क्या बाई एयर जाते हैं तो क्या क्या उसमें बीमा नहीं होता है? तो और उन्होंने कहा कि ये एक कदम आगे चलते हैं, दो कदम पीछे चलते हैं। तो जब जब इनको जो सुविधा होती है उसके अनुसार ये अपने मजहब का कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं। ये सामान्य बातें हैं, जो 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 बातें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। पासपोर्ट जो है एक इंटरनेशनल नॉर्म है, वीजा एक इंटरनेशनल नॉर्म है, बैंक में अकाउंट खोलने में आइडेंटिटी आपको एस्टेब्लिश करनी होती है, अपना एड्रेस प्रूफ देना होता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म है। आइडेंटिटी आपको हर जगह एस्टेब्लिश करनी होती है आजकल के डिजिटल युग में। वो चाहे आप वो बायोमेट्रिक में अपनी उंगली के जरिए करें, या चाहे आंखों में फेशियल के जरिए करें, इवन आपका मोबाइल फोन आपकी आइडेंटिटी मांगता है। क्या आपकी आइडेंटिटी के बगैर कैन यू होल्ड ए मोबाइल फोन? यू कैन नॉट होल्ड ए मोबाइल फोन विदाउट एस्टेब्लिशिंग योर आइडेंटिटी। आप देखिए पूरे देश में बहुत से दुकानदारों ने सिम कार्ड बेचना बंद कर दिया है कि साहब जो है अगर हमसे कोई अगर गलती से कोई कार्ड हमसे बिक गया और किसी फर्जी आदमी के हाथ चला गया, वो कहीं क्राइम में इस्तेमाल हो गया, तो हमें मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तो ये जो है नारा, ये जो नारा है बुरके वाला, जो जो आरजेडी जिसको इशू बना रही है, ये इतना लचर नारा है। और जबकि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल साफ किया है कि आंगनवाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगेगी पोलिंग बूथ पे, और वो ही मुस्लिम महिलाओं के यदि वो बुरके में होंगी तो वो उनके फोटो का उनके चेहरे का उनके फोटो आईडी कार्ड से मिलान करेंगी। इसमें कहीं कौन सी आपत्ति की बात है, ये उन्होंने अभी तक नहीं बताया है। बस उन्होंने आपत्ति का झंडा खड़ा कर दिया। जो काम वो 11 साल से राहुल गांधी कर रहे हैं, वो चाहे पेगासस हो, चाहे रफाल हो, वो चाहे आपका जीएसटी हो, चाहे वो आपका कोई भी कानून हो, आर्टिकल 370 हो, हर एक में उनको विरोध करना है और उसको वितंडा बनाना है। तो ये वितंडा जो उन्होंने 11 साल में बनाया है, ये कांग्रेस की जड़ता का प्रतीक है। आपके पास कोई डायनेमिक वाइब्रेंट मुद्दा नहीं है जो सीधे लोगों के मर्म स्थल को, लोगों के मन को छुए, और जो सीधे जो बोलते हैं कि एक कॉर्ड स्थापित होता है नेता और जनता के बीच में। अगर आज आपने ध्यान दिया हो, दानापुर में जब योगी जी बोल रहे थे, तो उनके हर दूसरे वाक्य पे ताली बजती थी और लोग बहुत ध्यान से बड़े तन्मय होकर सुन रहे थे। और अब उनको और लाखों लोग बिहार के यूपी में काम करते हैं। अकेले मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में ही लाखों लोग हैं, और पूरे यूपी में लखनऊ में भी बहुत बड़ी संख्या है, कानपुर में भी है। तो यूपी के हर बड़े शहर में बिहारियों की बड़ी संख्या है, और साल में एक बार तो वो बिहार अपने गांव जाते ही हैं, चाहे होली पे जाएं चाहे छठ पूजा पे जाएं। तो वो क्या जाके बताते नहीं होंगे कि यूपी में क्या हालत है और बिहार में क्या हालत है? तो ये सब लोग तो योगी जी जो आज बता रहे थे, उसमें उस क्राउड को देख के ये साफ लग रहा था कि लोगों को मोटे तौर पर उस आइडिया की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बहुत कठोर कार्रवाई हो रही है। बड़ी संख्या में अपराधी गिरोहों का सफाया हुआ है, और बड़ी संख्या में उनकी प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट या और तमाम कानूनों में जब्त की गई है, और वो उसका बंटवारा गरीबों में हुआ है। तो ये जो आम जनता की बातें हैं, अब आजकल की जनता जो है, नेताओं इलेक्शन के दौर में जो प्रचार सभाएं होती हैं, उसमें बौद्धिकतापूर्ण भाषा सुनने अब जनता नहीं आती है। मतदाता के तात्कालिक हित से जुड़ी बात कोई नेता अगर बोल रहा है तो जनता आपसे जुड़ती है। लालू यादव एक जमाने में कहते थे देखो यादव आया है, और जहां लोगों ने देखा हेलीकॉप्टर में लालू यादव आ रहे हैं 90-95 में, तो लोग उसी में झूम जाते थे। तो अब हमारी जात का आदमी मुख्यमंत्री है, वो हेलीकॉप्टर से आया है, 20,000 लोग हैं तो उसमें 15,000 तो खाली हेलीकॉप्टर देखने आते थे। तो वो हेलीकॉप्टर देख के भीड़ जुटने का युग यूपी बिहार का पूरे देश में बीत चुका है अब।
अब लोग खत्म। चाहते हैं कि सरकार डिलीवर क्या करने जा रही है, ठोस जो वादा आप कर रहे हैं हमें मिलेगा क्या? और नीतीश कुमार ने ये करके दिखाया है, मिलेगा लॉ एंड ऑर्डर और बिजली। लोगों को वहां लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, सबसे बड़ी चीज है, और वो वहां मिल रही है उनको, और उसको और बेहतर करने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा आप कभी नहीं कह सकते कि हमने सब कर लिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो कांस्टेंट एफर्ट की का क्षेत्र है। एक और अंश सुन लेते हैं योगी जी का। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है, और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहनों और भाइयों, योगी जी जो काम कर रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत है। डे वन से ही उन्होंने मतदाताओं को जागरूक बनाना शुरू कर दिया है। और एक हमारे दर्शक ने करेक्ट किया है, उन्होंने कहा है कि नॉमिनेशन कल 11 बजे से 3 बजे तक होगा। हाँ, मैंने कहा 3 बजे तक है। जी हाँ, नहीं, मैंने जो आपसे भी कहा कि योगी जी ने जो बात कही वो सीधे लोगों के मन में उतर रही थी। लोग सीधे सीधे उन बातों से, योगी जी की बातों से अपने को जोड़ पा रहे थे, अपने को रिलेट कर रहे थे। योगी जी वहां पे कोई रामायण कथा नहीं सुना रहे थे। योगी जी उनको बता रहे थे कि दैनिक जीवन में क्या क्या होता था लालू के जमाने में, क्या क्या अब ठीक किया गया है, और यदि लालू यादव का सपना पूरा हो गया कि फिर से वो आ जाएंगे, तो फिर वहां क्या होगा। तो ये ऐसी, और मैं तो खुद बहुत बार बिहार गया हूँ, मैंने तो देखा है कि वहां पटना में किस तरह की वहां गुंडागर्दी होती है। तो अब बिहार पटरी पे आ चुका है। और आपको याद होगा, आज से लगभग 10 साल पहले नीतीश कुमार के जमाने में एक बड़ा अभियान शुरू किया गया था। जितने पेंडिंग मामले कोर्ट्स में हैं, तो बिहार सरकार ने अभियान चला करके सब में उसका प्रोसिक्यूशन कराया। करीब 85 से 90 हजार के बीच के लोगों के मुकदमे का फैसला हुआ, और 1 लाख से ऊपर लोग जेल गए थे। तो ये अगर सरकार जो है, जो आपराधिक मामलों में अपराधी बेल पे छूट के ऐश कर रहा है और फिर से अपराध कर रहा है, अगर सरकार इसी पे रोक लगा दे, यूपी में प्रोसिक्यूशन को लेकर के बहुत सख्ती से काम हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों को सजाएं मिली हैं, ये भी लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो ये सब जो बिहार में हुआ, लोग देख रहे हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप मुझे लगता सोचिए, है ये पहला दिन है, ये पहला दिन है। यस, और पहले ही दिन उन्होंने मैसेज दे दिए हैं लोगों को। दूसरे सेगमेंट पर चलते हैं। अभी भी कांग्रेस और आरजेडी सीटों का फैसला नहीं कर पाई। दोपहर में दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एक साथ बैठ करके लालू यादव से फोन पर बात की, लेकिन बात बनी नहीं। लालू यादव वो सीटें कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है, तेजस्वी भी देने को तैयार नहीं है जो सीटें कांग्रेस मांग रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि हमको वो सीटें चाहिए जहां हमारे जीतने के चांस ज्यादा हों।
आरजेडी पर उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि आरजेडी ऐसी सीटें खुद लेकर के बैठी हुई है और हमें ऐसी सीटें देना चाहती है जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी काफी मजबूत हैं। तो ऐसी सीटों का हम क्या करेंगे? और ये तो ठीक है कि 60 से 65 सीटों पर कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें वो डिमांड कर रही है जिन पर आरजेडी टस से मस नहीं हो रही। अपने कैंडिडेट उतारने पर उन्होंने फैसला कर लिया है। इसी तरीके से कल रात का हमने अपने प्रोग्राम में ही आपको बता दिया था कि मारपीट हुई है हवाई अड्डे पर, और वहां पर इनका प्रभारी था, वहां का प्रदेश अध्यक्ष था, विधायक दल का नेता भी था। वहां मारपीट हुई टिकट को लेकर के कि किसको टिकट दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है। उसमें यह आरोप लगाया गया कि पैसे लेकर के टिकट दिया जा रहा है। एक और घटना मौर्या होटल में हुई, जहां पर मुकेश सैनी 12 बजे जिन्होंने पत्रकारों को बुलाया था, वो कोई घोषणा करना चाहते थे, शायद गठबंधन से बाहर आना चाहते थे, क्योंकि उनको पहले कहा गया था कि आपको 24 सीटें देंगे, बाद में कहा गया 22 सीटें देंगे, जिनमें से 12 आरजेडी अपने कोटे की देने वाली थी और 10 सीटें कांग्रेस अपने कोटे की। आरजेडी ने उनको 12 सीटें दे दी। कांग्रेस ने शाम तक भी, दोपहर की तो छोड़ दीजिए, घोषणा नहीं की कि कौन सी 10 सीटें वो मुकेश सैनी को दे रहे हैं, लेकिन जो आरजेडी ने दी उन पर भी मुकेश सैनी नाखुश थे। उनका कहना यह था कि यहाँ तो जो एनडीए के घटक दल हैं और बीजेपी है वो बहुत मजबूत है, तो उन सीटों पर हम हारने के लिए तो नहीं लड़ेंगे। तो गतिरोध जबरदस्त है महागठबंधन के बीच में, और वाम दल भी खामोशी से ये तमाशा देख रहे हैं कि इनके सींग कब सुलझें और कब हम आगे बढ़ें। जो मेरी बात हुई थी अभिषेक तिवारी से, वो एक प्रोग्राम में थे, उनका था आकलन के 8:45 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है फंस गए। लेकिन उनका कहना यह था कि शायद पहले फेज के लिए ये जो महागठबंधन के घटक दल हैं, ये अपने अपने कैंडिडेट मोटे तौर पर घोषित कर देंगे, उनके नॉमिनेशन भरवा देंगे। दूसरे दौर के मतदान के लिए हो सकता है आगे चल करके इनके बीच में कोई समझबूझ कायम हो जाए। ये बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन है भट्ट साहब। देखिए, दो बातें हैं जो खुल के नहीं कही जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस को ये भरोसा है कि आरजेडी जाएगी कहाँ, उसको मन मार के हमारे संग गठबंधन करना ही पड़ेगा, हमारी शर्तों को सब नहीं कुछ को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आरजेडी गठबंधन नहीं करेगी तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, और कांग्रेस को मालूम है कि अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा तो उससे नुकसान आरजेडी का भी होगा। कांग्रेस को ये भरोसा है कि पिछले 1 साल में जो उसने ये जो एंटी इंडिया जो कैंपेन चलाई है, और जो प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी संसद में, और जिस तरीके की बयानबाजी हुई है कम्युनल इशू पे, और जिस तरीके के एंटी हिंदू एंटी सनातन बयान आते रहे हैं इंडिया अलायंस के नेताओं के, तो उनको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को लगता है मुसलमानों का बड़ा वर्ग अब उसके पीछे लामबंद हो गया है। इसीलिए कांग्रेस जो है किसी भी हालत में आरजेडी की शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिहार जो है कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है, जाति आधारित अस्मिता की राजनीति है, जहां केवल जाति की पहचान काम करती है और कोई विकास का मुद्दा काम नहीं करता है, कोई जनता के कल्याण का मुद्दा काम नहीं करता है। बीजेपी ने पिछले नरेंद्र मोदी के 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरीके से कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव घर-घर पहुंचाया है, आपने अगर वहां के लोगों की बातें सुनी हो, जो खबरों में, टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया पे जो उनके वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, तो इस कल्याणकारी योजनाओं के चलते अब लोगों में जाति के प्रति वो पागलपन वाला जो आरक्षण है, जो आकर्षण है, वो बहुत कमजोर हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो उसका इतना ज्यादा असर हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी विधानसभा में 1 सीट पर सिमट गई है।
और इस चुनाव में अभी मुकेश सहनी को बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ है कि वो मल्लाह समाज के हैं और उनको 14 सीटें अगर मिल गई, 7 वो जीत लेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। आप देखिएगा इस चुनाव के बाद मुकेश सहनी जैसी पार्टी के नेताओं को अपने अस्तित्व को बचाना बहुत कठिन दिखाई पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं, वो जो है 10 सीटें मांग रहे थे बिहार में। बीजेपी ने साफ कह दिया आपको हम एक भी सीट नहीं देंगे। अब वो बिहार में अकेले बल पर 150 सीटें वो पे उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब बीजेपी को अपने कामों के आधार पर इतना भरोसा है कि केवल जाति के आधार पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को बिहार में वोट नहीं मिलेगा। तो जितने लोगों को चाहे वो एनडीए में हो चाहे वो महागठबंधन में हो, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो केवल जात के आधार पर चल रही हैं, उनको अब की बार झटका लगने वाला है। और इस मुद्दे पर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति सतर्क है तो वो केवल चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने संकीर्ण जातिवादी नेता की छवि नहीं बनाई है। चिराग पासवान का जो समर्थन है वो सभी जातियों में है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे वो आपके पिछड़े हो, अति पिछड़े हो या फिर शेड्यूल कास्ट के हो। तो चिराग पासवान को इस बात का एहसास है कि बिहार में अब वो केवल संकीर्ण जाति कार्ड के आधार पर लोग पागल होकर के झूम करके वोट नहीं देंगे, जैसा 90 से 2005 तक वो वोट देते रहे हैं। तो ये बात जो है, लेकिन कांग्रेस को ये भरोसा है कि अगर उसके पास 10-15%, 18% अगर खाली मुसलमानों का वोट उसको मिल गया तो वो बाकी अन्य जातियों का 12-15-16% वोट पा करके 30 से 35% बीच का जो उसका वोटों का समीकरण बन जाएगा और वो इलेक्शन जीत सकती है। जो कांग्रेस, जो आपने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि ये सीट तो बीजेपी की है और यहाँ बीजेपी मजबूत है, एनडीए मजबूत है और ये सीट आप हमें दे रहे हैं। तो अगर कांग्रेस को लग रहा है कि यहाँ पे एनडीए मजबूत है तो किस आधार पे मजबूत है? इसका मतलब जो है वहां पे बीजेपी ने कल्याणकारी योजनाओं के जरिए और विकास की योजनाओं के जरिए गांव-गांव में, घर-घर में एक पैठ बनाई है, एक पहचान बनाई है और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। तो यानी अगर लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं तो इसका एक तो मतलब साफ है कि बीजेपी से जुड़ने का एकमात्र आधार जाति आइडेंटिटी नहीं है। जाति है, लेकिन केवल जाति नहीं है। और आरजेडी आज भी जाति पे ही भरोसा करके चल रही है। हालांकि उन्होंने भी 6-7 भूमिहारों को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी अब पूरे देश में किसी भी राज्य में, अगर बीजेपी केवल जाति पे चल रही होती तो हरियाणा में, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। अगर बीजेपी केवल जाति पे चल रही होती तो 2022 में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। तो ये जो सबसे बड़ी भूल हो रही है बीजेपी के विरोधियों द्वारा कि उनके पास उनका जो एकमात्र जो भरोसा है कि वो केवल जो है जाति पे भरोसा कर रहे हैं। और जो कहावत कही जाती है, ए गुड जनरल नेवर कीप ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। तो ये सब लोग ये गलती कर रहे हैं कि ये सारे अपने जो अस्त्र-शस्त्र अंडे हैं, उन्होंने एक ही टोकरी में रखे हुए हैं। वो टूटेंगे सब एक साथ टूटेंगे। बीजेपी का जो अपना जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है और जो ओवरऑल एजेंडा है, वो बहुत मल्टी डायमेंशनल है। उसमें अगर बुर्के की बात हो रही है, तो उसमें जानकी माता के मंदिर की बात भी हो रही है। वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात भी हो रही है, गरीबों के कल्याण की बात भी हो रही है। तो संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा भी है। ये सारी बातें विकास की बात भी हो रही है। योगी जी ने सारी बातें आज कही अपने भाषणों में, जो अपनी 2 सभाओं में। अब आप सोचिए आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा मुद्दा आने वाला है बिहार के चुनाव में, जो इंडी अलायंस का बहुत बड़ा घटक है तमिलनाडु के डीएमके, वो एंटी हिंदी बिल ला रही है, कानून बना रही है विधानसभा में कि तमिलनाडु में हिंदी फिल्म नहीं चलेगी, तमिलनाडु में कोई हिंदी में साइन बोर्ड कहीं नहीं लगेगा, कहीं हिंदी का प्रयोग होगा ही नहीं। इस तरह का वो कानून ला रही है। क्या बिहार के लोग क्या तमिलनाडु में काम नहीं करते हैं? लाखों की संख्या में है। तो जब योगी जी इसको मुद्दा बनाएंगे और जब पीएम मोदी इसको मुद्दा बनाएंगे, किस मुंह से जो है उसको काउंटर करेंगे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी? बिल्कुल जी। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत आभार, इतनी संख्या में वो जुटे।
निवेदन है कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार फिर स्मरण करा दें, जो ये 8:30 बजे का शो है ये अब ओशियन नेटवर्क पर ही होता है, ओमकार चौधरी शो पर नहीं होता। ओमकार चौधरी शो पर अगले दिन इसको हम देते हैं ताकि जो ओशियन नेटवर्क पर इसको नहीं देख पाए वो ओमकार चौधरी शो पर देख लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और वीरेंद्र जी आपका भी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।